नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। राजस्थान सरकार के 2 बच्चों के नियम पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर जो है वो लग गई है। आपको बता दें कि पहले हुआ क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने किस बात की अब तस्दीक की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार भेदभावपूर्ण नहीं है। इस प्रावधान के पीछे उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी इसी तरह के नियम को सुप्रीम कोर्ट में हरी झंडी दी गई थी। तो इस पूरे जो मामला अब सामने आया है उसको लेकर अलग अलग लोगों की राय भी है। सुप्रीम कोर्ट की मोहर तो लग गई है, लेकिन क्या एक बार फिर से इसको, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि देखिए ये चीनकरण है, आप डंडा लेकर लोगों के पीछे पड़ रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित करने की जगह सरकार उनके ऊपर एक जुर्माना लगा रही है। क्या ये अब वक्त आ चुका है कि इस तरीके के जो कानून है वो बनाए जाएं देश की जनसंख्या को देखते हुए? मनु गौर इस वक्त जनसंख्या विशेषज्ञ जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूनम मुत्रेजा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। पूनम जी, सबसे पहले मैं अगर आपसे शुरुआत करूं और समझने की कोशिश करें कि आपका इस पे स्टैंड क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये भेदभावपूर्ण नहीं है, जरूरी ये भी है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखिए सरकार ने एक कैटेगरी बना दी है, एक ऑप्शन बना दिया है और ये कहीं ना कहीं सरकार का काम भी है कि इस तरीके के एक्शन से लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि 2 से ज्यादा बच्चे वो ना करें। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में सबसे पहले ये कहना चाह रही हूँ, आज की जो जजमेंट है इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग और ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन डेवलपमेंट, जहाँ पे इंडिया सिग्नेटरी है, जहाँ कड़े कानून या इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स देने के लिए हमारे 189 कंट्रीज ने लिखित में सिग्नेचर किया था और इंडिया सबसे आगे था। और इंडिया ने बीइंग द फर्स्ट कंट्री जहां राइट्स बेस्ड अप्रोच एम्फसाइज करी है और फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स को अचीव करने के लिए जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इम्प्रूविंग एजुकेशन, हमारे यहाँ जो फैमिली प्लानिंग में पिछले 20 वर्षों में और खासकर पिछले 10 वर्षों में बहुत फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा दिया है। और एट द फर्स्ट कंट्री जिसने अनाउंस किया, उसके बाद हम लोग को सेटबैक हुआ क्योंकि हमने 2 चाइल्ड नॉर्म को इमरजेंसी के टाइम 1976-78 एक सीरियस पॉलिटिकल रेपरकशंस हुई जब फोर्स स्टेरिलाइजेशन हुए और हमने 2 सदियां इसमें 20 इयर्स वी लॉस्ट। दूसरा, ये जो राजस्थान और बहुत से 12 स्टेट्स में जो पहले कानून आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंडोर्स किया था, उसकी रेपरकशन शायद इस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखी। रेपरकशन ये है कि लोगों ने ये एक स्टडी निर्मला बुच सीनियर ब्यूरोक्रेट ने करी थी, जहां पे पुरुषों ने अपनी वाइफ्स को डिवोर्स करना शुरू कर दिया ताकि वो एलिजिबल रहे पंचायत के लिए, बच्चों को दूसरों को अडॉप्शन के लिए दिया और सेक्स सिलेक्शन बढ़ा। पंजाब और हरियाणा की कहानी हम सब जानते हैं। मनु गौर साहब, मनु गौर साहब, आपकी क्या राय है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार की ओर से? और कई सारे लोग इसको मानते हैं कि अब समय आ गया है, बहुत सालों तक समय जाया किया गया, जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, कि कुछ कैरेट एंड स्टिक वाले पॉलिसी साथ साथ चलानी पड़ेगी और इसको स्टिक के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं अभी जिस चीज का जिक्र पूनम जी ने किया, आईसीपीडी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, 1994, जिसे कायरो कन्वेंशन के नाम से भी हम जानते हैं, उन्होंने कहा कि भारत उसमें सिग्नेटरी है। हाँ, भारत उसमें सिग्नेटरी है, लेकिन अगर आप उसका क्लोजिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसी रिपोर्ट का,
तो वो रिपोर्ट जो है, वो कन्वेंशन वो अलाउ करता है किसी भी देश को अपनी आवश्यकता के अनुसार पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरह की पॉलिसी बनाने के लिए, बशर्ते कि वो कोरेसिव मेथड्स यूज ना करें। अगर तो इसलिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है उस इंटरनेशनल कन्वेंशन की कि भारत उसके लिए उससे बाध्य है कि वो अपने देश हित के लिए, अपनी जनरेशन, फ्यूचर जनरेशंस की हित के लिए कोई पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं बना सकता। दूसरी चीज, जहां तक हम बात करते हैं राजस्थान सरकार से संबंधित जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए 2 चाइल्ड नॉर्म लागू है। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर सरकारी नौकरियों के लिए 2 चाइल्ड नॉर्म लागू है। अभी पास्ट 4-5 साल पहले मध्य प्रदेश में 2 जजेस को जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया था इसी ग्राउंड पे, क्योंकि उनके तीसरा बच्चा पर हुआ मैं था। एक आपसे सवाल इसमें बस जोड़ना चाहूंगा जो आप कह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि उसमें कन्वेंशन में कहा है कि आप कोर्सिव एक्शन ना यूज करें, तो क्या इसको कोर्सिव एक्शन के तौर पर नहीं देखा जा सकता कि अगर मान लीजिए कि मेरे 2 से ज्यादा बच्चे हो गए तो अब मुझे नौकरी नहीं मिलेगी या मैं चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता, तो इसको क्या कोर्सिव एक्शन की कैटेगरी में रख सकते हैं या नहीं? सर, जितने भी इनकम टैक्स पेयर हैं, पूनम जी भी इनकम टैक्स भरती होंगी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को 2 बच्चों के लिए ट्यूशन फी में एग्जेम्पशन मिलता है, तीसरे के लिए नहीं मिलता। जितने भी प्रेगनेंसी ये पॉलिसीज है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, उसमें पहली 2 प्रेगनेंसीज के लिए मिलता है, बाकी के लिए नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट फॉलो करती है टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग। या वो 1992 में मैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1992 में भारत सरकार ने ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, जो कि ऑल इंडिया सर्वेंट्स जो IAS, IPS और IFS ऑफिसर्स हैं उनके लिए बनाए थे, उसमें अमेंडमेंट किया 1992 में, और उसमें सेक्शन 17A जोड़ा जिसमें कहा एवरी मेंबर ऑफ दिस सर्विस इन हिज पर्सनल कैपेसिटी और अदरवाइज शैल ऑब्जर्व द 2 चाइल्ड नॉर्म। ओके, IAS, IPS और IFS ऑफिसर्स के लिए मैंडेटरी है, लेकिन वो फॉलो नहीं होता। जिनके ऊपर कानून को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है वो ही उसे इंप्लीमेंट नहीं होने देते। तो ये रोल मॉडल तो इस पर जैसे आप बता रहे हैं कि ये ऐसा कोर्सिव एक्शन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हम जो आप एग्जांपल्स बता रहे थे इनकम टैक्स के और बाकी सब चीजों में, वो कहीं ना कहीं एक इंसेंटिव के तौर पे देखा जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन फिर वो घूम फिर के सवाल वही आ जाता है कि अगर सीधे सीधे कह दिया जाए कि अगर तीसरा आपका बच्चा होगा तो आपको किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, क्या भारत अभी उसके लिए तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली का मुद्दा लगातार गर्माता ही जा रहा है। संदेशखाली को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार पर दबाव जो है वो जारी रखा है। संदेशखाली में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद संदेशखाली जा रहे पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी को पहले पुलिस ने रोका। शुभेंदु अधिकारी कोलकाता हाईकोर्ट से इजाजत के बाद वहां जा रहे थे, हालांकि बाद में शुभेंदु अधिकारी को जाने दिया गया। संदेशखाली में अधिकारियों ने एक बार फिर से ममता सरकार पर, शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शाहजहां शेख ममता सरकार के संरक्षण में था। जब ममता सरकार ने उसे भरोसा दिलाया कि उसका कुछ नहीं होगा, तब उसकी गिरफ्तारी हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कोर्ट, मीडिया और बीजेपी के प्रदर्शनों के दबाव में ममता सरकार ने उसे गिरफ्तार किया है। Please transfer this case to Central Bureau of Investigation. Code, if necessary, code monitoring also good. The people of Sandeshkhali want justice. They want justice. Judiciary will give justice. It's my confidence and पूरा उम्मीद है कि जुडिशियरी ये लोग को न्याय दिलाएगी। 10 तारीख को राजबाड़ी में पब्लिक मीटिंग होगा।
सुबह 10 बजे 12 बजे तक मीटिंग चलेगा। मीनाखा और संदेशखाली का हजारों संख्या के आदमी आएगी। वहीं टीएमसी नेता और अब सस्पेंडेड टीएमसी नेता, क्योंकि टीएमसी ने इनको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है, और कई मामलों में आरोपी शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बीती रात पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी उत्तर 24 परगना के मीनाखा इलाके से बीती रात की गई। बंगाल पुलिस की एक स्पेशल टीम 55 दिनों से शाहजहां शेख की तलाश में जुटी थी। 2 दिन पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि जल्द शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद ये जो तस्वीरें आज सामने आई शाहजहां शेख की कोर्ट में जाते हुए, इसको लेकर भी लोगों में काफ़ी गुस्सा है। और किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि पुलिस एक आरोपी को नहीं बल्कि एक नेता को एस्कॉर्ट करते हुए ले जा रही है। The All India Trinamool Congress have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party for 6 years. Read my lips. Suspend him for 6 years. Why? Because there are 2 types of parties. One type of political party does talk. But the Trinamool Congress does walk the talk. इस पूरे मामले पर मेरे सहयोगी रत्नदीप चौधरी ने संदेशखाली में लोगों से बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। दादा, यहाँ पे पिछले 1 महीने में हमने देखा कि लोग भी बाहर निकल के आए, बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ था। इसके पहले ईडी के टीम के ऊपर हमला हुआ। शेख शाहजहां बहुत दिन से लापता थे, पुलिस ने पकड़ा है। यहाँ पे जो लोग हैं, आप लोग जो रहते हैं, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? দেখুন, এটা যেটা হয়েছে সাধারণ মানুষের একটা যন্ত্রণা থেকেই করেছে। সেই যন্ত্রণাটা এখন অনেকটাই প্রশমিত, যেহেতু যে 3 জনের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল সেই 3 জন এখন যেহেতু গ্রেপ্তার হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষ এখন খুব খুশি। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हुए थे संदेशखाली में, वो जो आम आदमी है, आम आदमी का एक प्रोटेस्ट था, और जो 3 लोकल नेता जिनके विरुद्ध उनका जो आम आदमी है उनका प्रोटेस्ट था, वो अब उनको हिरासत में लिया गया है। तो लोग इससे खुश हैं, ऐसा मानना है। दादा, आपसे बात करते हैं, क्या नाम है? আমার নাম লক্ষণ অধিকারী। यहाँ पे जो अब अरेस्ट हुआ है शेख शाहजहां, इसके बाद आप लोग क्या सोचते हैं यहाँ पे परिस्थिति बदलेगी? মানুষের যে একটা ভাবনা চিন্তা ছিল, ওদের উপরে একটা ভুল বুঝেছিল, সে মতো আইনের পথেই অ্যারেস্ট হয়েছে, আইনের পথেই দেখবে, এতে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अब जब अरेस्ट हुए हैं शेख शाहजहां, तो ये कह रहे हैं कि लॉ अपने मुताबिक काम करेगा। दादा, क्या नाम है आपका? আমার নাম অনাথ বন্ধু মণ্ডল। आज जो अरेस्ट हुए हैं शेख शाहजहां, इसके बाद संदेशखाली में भी कुछ लोग बहुत खुश हुए हैं, बात कर रहे हैं। वो क्या परिस्थिति है संदेशखाली की? সন্দেশখালী এখন আগে একটা উত্তপ্ত পরিবেশ ছিল, এখন অনেক শান্ত। এখন সন্দেশখালীতে কোনো গন্ডগোল কেচাল সেইটা নেই। আর শাহজাহান ভাই যেটা অ্যারেস্ট হয়েছে, এখন সেটা আইনত প্রতিক্রিয়া, কি হবে না হবে সেটা আইনের পথেই যাবে। সেটা আপনি তো কিছু করতে পারবো না। তবে মানুষের একটা ক্ষোভ, সেই ক্ষোভের থেকে মানুষ একটা উত্তাল হয়েছিল, সেটা এখন মোটামুটি খুব শান্ত পরিবেশ। এখন আর সন্দেশখালীতে সেই অশান্ত পরিবেশটা নেই। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर विधानसभा के अध्यक्ष ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया है। बड़ा ये एक कदम उठाया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले के बाद इन विधायकों की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। इन 6 कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ ये फैसला पार्टी द्वारा जारी व्हिप को ना मानने की वजह से किया गया है। जिन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है उसमें सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो,
लखनपाल, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा शामिल हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन के लिए क्रॉस वोटिंग की थी और उसके बाद हिमाचल सरकार खतरे में आ गई थी। इस पूरे मामले में हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया से बातचीत की। कांग्रेस के 6 एमएलए को जो है वो बर्खास्त कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश असेंबली द्वारा। हमारे साथ उनके स्पीकर हैं कुलदीप सिंह पठानिया साहब। आपने अपने फैसले में क्या कहा है? मैंने अपने फैसले में ये कहा है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जिसको लेजिस्लेट किया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सारे उसके जजमेंट्स आए हैं और वो लॉ जो है इवॉल्व हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए, राजनीति के अंदर व्यापारीकरण खत्म होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। जो चुने हुए माननीय सदस्य हैं वो मॉरली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। उन पर किसी प्रकार का दबाव जो है उनको इफेक्ट ना करे, कोई प्रलोभन उनको इफेक्ट ना करे। मैंने उसी को ही टच किया। आपने एथिकल और अनएथिकल की बात कही और आपने कहा कि उन्हें मैंडेट दिया गया था लेकिन उन्होंने अपने मैंडेट का पालन नहीं किया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। They were elected from the कांग्रेस पार्टी और जब वो कांग्रेस पार्टी से इलेक्ट हुए तब भी उनकी शपथ हुई रिटर्निंग अफसर के पास। विधानसभा में आए तब भी उनकी शपथ हुई यहाँ पर। और शपथ में हम ये बोलते हैं कि हम लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे, अपनी आत्मा की दृष्टि से भगवान को हाजिर नाजिर रखें। जब आप ये सब करते हैं तो फिर अंदर आके जब ये 3 लाइन व्हिप बोलता है कि आपको प्रेजेंट रहना है फाइनेंस बिल में, डिमांड्स में, आप मीटिंग में तो चले जाते हैं लेकिन वहाँ अब्सटेन करते हैं और उधर रजिस्टर पर हाजिरी लगाते हैं 500 रुपये 5,000 रुपये जो मिलता है उनको पर डे। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या निकलता है? आप अंदर क्यों नहीं आए? कौन सी ऐसी व्यवस्था, कौन सी ऐसी मजबूरी है आपकी? वाई यू डिफाइड द विल एंड दैट इज कवर्ड under the provisions of the anti-defection law. Consequently, I hold that the respondents have incurred disqualification under para 2, sub-para 1, clause A of the 10th schedule. बिल्कुल बिल्कुल। I therefore hold and declare the respondent number 1 to 6, that is Mr. Sudhir Sharma, Chaitanya Sharma, Indradutt Lakhanpal, Devendra Kumar Bhutto, Ravi Thakur, Rajinder Rana, ceased to be a member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with effect from today. क्या इन लोगों का कहना है कि उन्हें इनफ टाइम नहीं दिया गया अपना बात अपना पक्ष रखने? उसमें क्या टाइम देने की जरूरत है? सारी चीज ईमेल से उनको भेजी गई जो उन्होंने रिसीव की। अंदर रिकॉर्ड पर पार्टी की मीटिंग में उनकी हाजिरी लगी, वो हमारे रिकॉर्ड पर है। कोर्ट जा सकते हैं वो लोग? पटिशन में वो हमारे पास है। विधानसभा के रजिस्टर पर उन्होंने हाजिरी की, अंदर जब वोटिंग हुई विधानसभा के रिकॉर्ड पर है, वो अंदर नहीं आए। तो ये ऑर्डर फाइनल थोड़ी होता है। हाँ, कोई भी ऑर्डर फाइनल नहीं है डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर। आप जो बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ वो भी फाइनल नहीं है। दैट आल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेक्शंस। चलिए सीधे चलते हैं। मेरी सहयोगी नीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। नीता, कांग्रेस ने एक थोड़ा सख्त रवैया अपनाया है। मान मनोवल की जगह जो बागी उम्मीदवार, जो बागी एमएलए थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसके क्या समीकरण बन रहे हैं अब हिमाचल प्रदेश की राजनीति में? क्या माना जाए कि सुक्खू ने अपनी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर लिया है? क्या वही मुख्यमंत्री के तौर पे कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल अंकित, इस वक्त हम मुख्यमंत्री के आवास के अंदर ही खड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी कुर्सियां लग गई हैं। सुबह से यहाँ पर मीटिंग हो रही थी। यहाँ पर जितने एमएलएज हैं वो आए हुए थे मुख्यमंत्री साहब से मिलने। ऑब्जर्वर्स भी यहाँ पे थे। ब्रेकफास्ट मीटिंग चल रही थी। तो अब यह माना जा रहा है कि शो ऑफ स्ट्रेंथ के चलते वो दिखाएंगे कि कितना उनके पास सपोर्ट है, कितने एमएलएज उनके साथ हैं। कि काफी कुर्सियां लग गई। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हालांकि जो विक्रमादित्य सिंह हैं, जिन्होंने एक विरोध का बिगुल बजाया था मुख्यमंत्री के खिलाफ, वो यहाँ पर नहीं आए थे। उनकी जो माताजी हैं उन्होंने भी ये बयान दिया कि उनके काफ़ी इश्यूज हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए। कल देर रात को वो लोग ऑब्जर्वर्स से भी मिले थे, 2 घंटे तक ऑब्जर्वर्स तक मिले थे। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुंचे थे। और यही नहीं, जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री, वो भी वहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि जो सरसरी तौर पे जो संकट है वो हिमाचल से
टल गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव जो हैं बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। अगले 2 हफ्तों में लोकसभा चुनाव जो हैं वो डिक्लेयर हो रहे हैं। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ की स्थिति को हिलाने की कोशिश नहीं करेगी। यही वजह है कि वो जो ऑब्जर्वर्स आए थे उन्होंने इंडिविजुअली सभी एमएलए से मुलाकात की। वो जाके अपनी रिपोर्ट जो है वो हाई कमांड को देंगे। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि जो सुक्खू साहब हैं उनको एक ब्रीदर मिल गया है। कुछ ही देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अंकित होने वाली है। अंकित, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार अपनी ताकत वहां पर दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन बार बार फिर सवाल यही उठेगा कि उन विधायकों पर तो गाज गिरी, लेकिन मुख्यमंत्री जो विधायकों को साथ नहीं रख पाए, एक छोटी टीम को भी साथ लेकर नहीं चल पाए, क्या उनके ऊपर भी गाज गिरेगी? अब कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ा फैसला है। नीता के पास वापस चलेंगे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है। उन्नीस सीरियल ब्लास्ट धमाकों के एक आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया है। सबूतों के अभाव में अजमेर कोर्ट ने अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया है। 2014 में नेपाल सीमा पे अब्दुल करीम टुंडा को गिरफ्तार किया गया था। 2023 से अजमेर की जेल में उसे बंद रखा गया था। सीरियल धमाकों के अन्य 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हमीदुद्दीन और इरफान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अजमेर की टाडा कोर्ट में चल रहा था यह पूरा मामला। 6 दिसंबर 1993 को देश के 5 बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई में ट्रेनों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। अजमेर की टाडा कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। 570 गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने 23 फरवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था और आज वो आदेश सुनाया गया। अब्दुल करीम टुंडा पूर्णतः निर्दोष है। माननीय न्यायालय के ने आज ये फैसला दिया है। अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने हर धारा, हर सेक्शन, हर एक्ट से बरी किया है। सीबीआई प्रोसिक्यूशन अदालत में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा एक्ट, आईपीसी, रेलवे एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम किसी मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। शुरू से हमारा ये कहना था, मेरे मुवक्किल का ये कहना था कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है। अब्दुल करीम टुंडा की निर्दोषिता आज न्यायालय में एक बार फिर साबित हुई है। अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा पर आतंकवाद के जो चार्ज थे, जो मामले थे, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं और आज भी अब्दुल करीम टुंडा बरी हुए हैं। इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी माना है। सजा के ऊपर थोड़ी देर के अंदर बताया जाएगा। मध्य प्रदेश के डिंडोरी के गुर्जर गांव में के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। 14 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। करीब 21 लोग घायल हैं। देर रात ये सड़क हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अभी के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी है। बने रहिए हमारे साथ।